Start. So this is your topic, today's topic, acoustic, या इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्वनिकी। तो पहले एक बार समझ लीजिए क्या होता है आपका, ठीक है। acoustic का मतलब the branch of physics which deals with the best sound effect in any hall, in public building, in any theater or in any cinema etc. यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बेस्ट साउंड इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाए इस चीज का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग। ये पूरी शाखा है इसकी। अब देखिए होता क्या है, अब यही ध्यान देना अभी थोड़ा सा है ना। मेरी आवाज में हल्का सा लग रहा हो कि मेरी आवाज में किसी गूंज रही है आज, लग रहा है। उसका रीजन क्या है कि बच्चे कम है। अगर यहाँ पे और कुछ कम हो जाएंगे, अगर यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या माना कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि माना कि 10 स्टूडेंट बैठे हों, तो क्या हो जाएगा, आवाज और ज्यादा गूंजने लगेगी। होता क्या है, छोटे कमरे में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप छोटे रूम में बात कर रहे हो, कोई छोटी सी जगह है। लेकिन जब दिक्कत आती है जब बड़ा रूम होता है आपका, जैसे कि ये रूम भी है, हालांकि ये रूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन तब भी साइज में बड़ा है। इसमें क्या है, हल्की सी आवाज दिख रही है आपकी, हल्का सा जो एक गूंज सी पैदा हो रही है आवाज में, तो ये चीज हमें लगती है। अब इमेजिन करो जो बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, बहुत बड़ी पब्लिक बिल्डिंग होती है जहाँ पे स्पीच वगैरह दी जाती है, तो बहुत बड़ा हॉल है। उसमें क्या होता है आपका, हम लोग ऐसी आवाज कैसे पैदा किया जाए कि जिसमें कि हर एक को सही आवाज सुनाई दे, जिसका अध्ययन हम करेंगे, दैट इज acoustic। क्योंकि होता क्या कि बड़े हॉल में आवाज में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है आपका। उसमें रिवर्बरेशन हो सकता है, उसमें इको हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि कुछ जगह पे साउंड बहुत तेज आ रहा है, कुछ जगह पे साउंड बहुत कम सुनाई दे रहा है किसी किसी को आपका, कई जगह साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। इन सबको टैकल करने के लिए जिस ब्रांच को हम यूज करते हैं, दैट इज acoustic। वी हैव टू मेंटेन द बेस्ट साउंड इफेक्ट इन एनी सिनेमा हॉल और इन एनी पब्लिक बिल्डिंग। क्लियर? आगे बढ़ूं। अब देखिए होता क्या है आपका, सबसे पहली चीज कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहली समस्या, अब समझिए, यानी कि साउंड वेव का परावर्तन हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि साउंड वेव स्ट्राइक करती है किसी चीज पर और सेंड बैक टू सेम एंगल, उसी एंगल पे क्या होती है, वापस भेज दी जाती है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्यान देना भी कहाँ से हो रहा है। एक तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज सीधे आपके कानों तक पहुंच रही है, सीधे ही जा रही है स्ट्रेट लाइन पे। दूसरी आवाज छत से टकरा के जा रही है, दीवार से टकरा के जा रही है, फर्श से टकरा के जा रही है। तो कई जगह से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, फ्रॉम एनी सोर्स, कई जगह से हो सकता है आपका। ये जो कांच दिखाई दे रहा है खिड़कियों पे, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इवन इस मेज से भी। तो जितनी भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, इन सभी चीजों से रिफ्लेक्शन के बाद भी साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है आपका। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो फिर भी ठीक है, अगर यहाँ पे छत को हम राउंडेड कर देते हैं अगर, तो राउंडेड करने से जो मेरी आवाज है उसमें डिस्ट्रैक्शन कई ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए राउंडेड छत को अवॉइड किया जाता है, राइट। अगर राउंड होगा, देखो मेरी आवाज यहाँ पे मान लो आपका कोई श्रोता है या सोर्स है, मैंने यहाँ से बोला आवाज, फिर यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर राउंडेड दीवारें हो जाए या राउंडेड छत कर दी जाए तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहली चीज ध्यान रखना कि जो आपकी प्रॉब्लम शुरू होंगी उनमें से 90% प्रॉब्लम का जो रीजन है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी आएगा क्या समस्या होती है आपकी। एक तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम एनी सरफेस, ठीक है, फ्रॉम आपका सीलिंग, फ्रॉम आपका फर्श, फ्रॉम आपका एनी क्या जाएगा, ग्लास, फ्रॉम एनी मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन दिस रूम और विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑडिटोरियम हॉल। अगला देखो, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन कहते हैं हिंदी में, यानी कि साउंड वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी वेलोसिटी का चेंज हो जाना, या लाइट का अपने रास्ते से क्या करना, माना ये दूसरा मीडियम है, हल्का सा मुड़ जाना रास्ते से। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड, क्या जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ रहे हो? माना कि यहाँ पे भी कांच का वो रखा हो, माना कि कुछ जगह मछली वाला रखा रहता है जिसमें कि फिश वगैरह करती है, तो उससे मान लो बोल रहा हूँ यहाँ बीच में रखा हुआ है, तो उससे ट्रेवल होकर साउंड जा रहा है, तो साउंड की स्पीड में क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा आपका।
तो दिस में भी ये कॉज ऑफ क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम, जो कि अकॉस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक समस्या हो जाती है कभी कभी। आगे बढ़ूं, अब देखो इनके कारण जो पैदा होती है समस्या, मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको जरूर देखना आप लोगों ने। यह है जो रिवर्बरेशन, बता दे अकॉस्टिक तो चल ही रहा है हमारा, देखिए इसे हिंदी में कहते हैं अनुरणन, और ये टॉपिक लगभग लगभग हर साल ही कुछ न किसी रूप में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम टू मेंटेन एक्वास्टिक्स इज रिवर्बरेशन। तो ये क्या होता है, पहले एक लाइन में लिख लो, फिर समझाऊंगा आगे। लिखिए उसमें, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है, इन ए रूम और हॉल, persistence of sound in a room or a hall when original sound ceased, when original sound ceased या cut off, when original sound ceased और cut off, स्टॉप भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। persistence of a sound in a room or in a hall, ठीक है जी, क्या आएगा, when या after original sound stop सीज कट ऑफ, कुछ भी लिख लीजिए। यानी कि ओरिजिनल साउंड के बंद होने के बाद भी साउंड का बना रहना, परसिस्टेंस का मतलब होता है बना रहना, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है जी। समझो इसे यहाँ पे, अरे यहाँ ध्यान दो पहले, क्या समझो, उसके बाद लिखते रहना। वैसे भी अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आप तो मेरी आवाज़ सुन ही सकते हैं ना, ध्यान दीजिए, है ना। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, समझना साउंड बना रहता है साउंड के बंद होने के बाद भी। जैसा कि हल्का सा तुम्हें यहाँ पे फील हो रहा होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ, अगर रूम और बड़ा हो जाए, खाली रूम हो जाए, जब तुम बोलोगे तो क्या होता है, आवाज़ थोड़ी सी लगता है कि बढ़ी जा रही है आवाज़। दिस कॉल्ड रिवर्बरेशन, सबसे बड़ी समस्या है ये। सोचो कि अगर बहुत बड़े हॉल में कोई बोल रहा हो और एकॉस्टिक ढंग से नहीं की गई है या रिवर्बरेशन इफेक्ट आ रहा है, तो दो साउंड के बीच में अंतर ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अगर मेरी आवाज़ में हल्का सा रिवर्बरेशन आ रहा है, तो मैं तो अगर स्पीड से बोल रहा हूं तो दोनों आवाज में क्या ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा आवाज का। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, रिवर्बरेशन, ठीक है। आप समझिए और आगे अगला है रिवर्बरेशन टाइम टॉपिक, रिवर्बरेशन टाइम, इसी में और आगे लिखाऊंगा मैं अभी। तो रिवर्बरेशन टाइम सिर्फ समझ लीजिए, अगला लिखाऊंगा अभी, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम भी आएगा अभी। तो रिवर्बरेशन टाइम, द टाइम एट विच साउंड परसिस्ट इन ए रूम। रिवर्बरेशन टाइम का मतलब वह समय जिस तक कोई साउंड उस कमरे में मौजूद रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिवर्बरेशन टाइम। अब अगला टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट, देखिए इनको सेबाइन फॉर्मूला, एंड स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। यानी कि दो चीजें आ रही है इसमें, एक तो रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है ये बताया जाएगा आपको, और दूसरी बात उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जो दिया है आपके सेबाइन, एक साइंटिस्ट थे या एक एकॉस्टिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है ना। तो समझ भी लीजिए पहले, उसके बाद लिख भी लेना चाहिए ना, समझो। स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम पहले समझना इसका, फिर लिखूंगा उसके बाद। इज दैट टाइम, यानी कि वह समय जिसमें कि कोई साउंड 60 डेसिबल, ये माना जाता है कि जब हम ओरिजिनल टॉकिंग कर रहे हैं, इससे आप और बात कर रहे हैं आपस में, तो लगभग जो साउंड होता है हमारा, उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 40 से 60-65 के आसपास के डेसिबल। ये मैंने पहले बताया आपको शायद एक बार, नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो जब यहाँ से साउंड घट के रह जाएगा इसका 1 मिलियन, यानी कि 10⁻⁻6 टाइम। ओरिजिनल साउंड अगर 60 डेसिबल है तो 100 डेसिबल से घटकर इसकी इंटेंसिटी रह जाएगी इसका 1⁻⁻6, 10⁻⁻6, यानी कि 1 मिलियन गुना रह जाएगा, या बिल्कुल खत्म हो जाएगा लगभग। ये मान 10⁻⁻6 क्या हुआ, 10 लाख या 10 लाख कम हो जाएगा एकदम। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा,
दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन। ये बोला आपको सेवाइन, ये क्लियर? तो चल लिख भी ले, तो आपकी इच्छा लिखना चाहो लिख लो, मैं तो वही स्पीच है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं हर चीज बता रहा हूँ आपको इसमें, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू सेबाइन, अकॉर्डिंग टू सेबाइन, इनका नाम है डब्ल्यूसी सेबाइन है, टोटल बड़ा नाम। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूसी सेबाइन, ओके, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम इज दैट टाइम, अकॉर्डिंग टू सेबाइन स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम इज दैट टाइम at which intensity of sound, ठीक है, falls from 60 decibel, from 60 decibel to 1 millionth या 10 की पावर -6, from 60 डेसिबल टू 1 millionth या 10 की पावर -6 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, इतना टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, यानी कि दैट अमाउंट ऑफ टाइम एट विच द साउंड फॉल्स फ्रॉम 60 डेसिबल टू 1 millionth ऑफ द ओरिजिनल साउंड इज 60 डेसिबल। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। ये आपको बिल्कुल ध्यान से याद करना है, ये पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ो, अब देखो फॉर्मूला, उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया है, और ये फॉर्मूला है देखो, T इजिकल टू 0.165 कैपिटल V अपॉन समीशन ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए T यहाँ पे जब ऐसा लिखिएगा इसे, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम T इजिकल टू, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम T इजिकल टू, ये T है स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम, है ना, T इजिकल टू 0.165 कैपिटल V अपॉन समीशन ऑफ AS, A छोटा S बड़ा। समझाता हूँ सब चीज, पहले से उतार दीजिए फिर समझा रहा हूँ, तो मिटा दूँ मैं, इसके मतलब समझाऊँ ना। जहाँ पे पहली चीज T तो क्लियर है, स्मॉल t इजिकल टू स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम, दिस t इज स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। देखो v इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल या रूम, v इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ रूम या हॉल, जो भी है, किसमें आता है हमेशा, मीटर क्यूब में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इजिकल टू w। देखो a इजिकल टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझाऊंगा अभी, पहले बता लो। और S बराबर एरिया ऑफ सरफेस लिख दीजिए, एरिया ऑफ सरफेस, समझो तीन चीजों को। V इजिकल टू वॉल्यूम, यानी कि मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं, अगर तो इस कमरे का आयतन कितना होगा। A इजिकल टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, समझाऊंगा इसका मतलब। और S बराबर साथ में है दोनों के दोनों, वह एरिया जो ऑब्जर्व कर रहा है या जो एब्जॉर्व कर रहा है, किसको, साउंड को, हम जो बोल रहे हैं साउंड को ऑब्जर्व करेगा जो, ठीक है। समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, ये हो गया। अब समझना शुरू करो, ठीक है, चीजें आ रही है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, रिवर्बरेशन टाइम जो है, एक तो आपके आयतन पे डिपेंड करता है कि रूम कितना बड़ा है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपका, अगर रूम का साइज बढ़ रहा है तो रिवर्बरेशन बढ़ रहा है। इसी कारण से जो छोटे कमरे होते हैं उनमें रिवर्बरेशन की समस्या नहीं आती। अगर हम बगल वाले कमरे में चले जाएंगे तो आवाज़ें बिल्कुल भी, जो रिवर्बरेशन होगा या ठहराव होगा वो बंद हो जाएगा आपका। बड़े कमरों में क्या है, अगर बड़ा हॉल होता तो बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाता, क्योंकि ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ठहराव बढ़ेगा। अब इन्हें समझना जरा ये इसको, ठीक है, एक बार समझिएगा। देखिए हम लोग को पता है कि जब मेरा साउंड जो जा रहा है, साउंड को कई चीज़ें एब्जॉर्व करती हैं आपकी। साउंड को ये टेबल भी एब्जॉर्व कर रहा है, ये बुक भी एब्जॉर्व कर रही है, आप लोग भी एब्जॉर्व कर रहे हैं, सारे के सारे। अभी आएगा ये सब चीज़, आप लोग का शरीर एब्जॉर्व कर रहा है, ये जो खिड़कियाँ हैं ये एब्जॉर्व कर रही हैं, तो हर चीज़ एब्जॉर्व करती है। समझ में आ रहा है? तो एक है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अलग अलग चीज़ों का। जैसे कि मैंने कहा एक इंसान एब्जॉर्व कर रहा है, तो तुम्हारा जो कोफिशिएंट होगा वो A1 के नाम से दे दूंगा मैं। मैंने कहा ये छत भी कर रहा है, पंखा भी एब्जॉर्व कर रहा है, पंखे का लेट हो जाएगा A2 करके। और साथ साथ कितना एरिया है इंसान का,
मान लो कि एक आदमी, अब जो कोफिशिएंट है वो A1 है, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, तो ये भी तो लेना पड़ेगा कितना एरिया है पर हेड आपका, तो ऐसे करके होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब एक साथ दिखाऊँ, देखो, तो समीशन ऑफ AS जो है ये है टोटल एब्जॉर्प्शन बाय सरफेसेस। सरफेसेस मतलब अलग अलग सरफेस, डिफरेंट सरफेस एक साथ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। या थोड़ा सा मैं ऐसे एलोबरेट कर रहा हूं, समीशन ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, A1S1 प्लस A2S2 अप टू ANSN मान लीजिएगा, N मान लेते हैं हम, सब अलग अलग। समझ आ रहा है? समझाते हैं। A1 मैंने एब्जॉर्ब कोफिशिएंट कितना ऑब्जर्व करेगा ये बताने वाला, S बराबर इनटू एरिया, तो बस यही है। जैसा कि मैंने कहा कि रजिस्टर वही, ये जो रजिस्टर होता है इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट माना कि मैंने कहा कि इसका 1 है, तो इसका साइज कितना, एरिया कितना है, ये तो डिपेंड करेगा। बड़ा रजिस्टर ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, छोटा है तो कम करेगा। तो यानी कि समीशन ऑफ एस में जितने भी किसी हॉल में चीज़ें रखी होती है अलग अलग, उन सभी के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो आ जाता है। तो जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो रिवर्बरेशन टाइम घट जाएगा। भाई जिस फार्मूला, ध्यान दो इस फार्मूले को, समझ में आ रहा है? समस्या कम करने का उपाय कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। क्लियर? देख लो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। रिवर्बरेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम एंड सेवन फार्मूला, ये तीन चीजें आपको क्लियर है। अब अगला बिठा दूं, अगला है कि हाउ टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग रिवर्बरेशन से कैसे ओवरकम करें या इसको कैसे हटाया जाए। समस्या तो आ गई है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है सॉल्यूशन। नंबर 1 सबसे पहले, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया आपको, एब्जॉर्प्शन को अगर हम बढ़ा देंगे तो रिवर्बरेशन क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। सबसे पहला ओपन विंडो, अब ये मान के चलिए मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, हमारा एक कमरा होता है और इसमें रिवर्बरेशन हो रहा होता, तो हम कैसे टैकल करेंगे उस चीज को। सबसे पहले खिड़कियां खोल देंगे बहुत सारी, जितनी भी खिड़कियां, अगर एक खिड़की खुल जाए, ध्यान देना ये खिड़की बंद है तो साउंड टकरा के अंदर की ओर आ रहा है, खिड़की खुल गई तो साउंड सीधे बाहर निकल गया आपका, तो पूरा का पूरा साउंड क्या चला गया, बाहर चला गया, साउंड अंदर आया ही नहीं। तो उसने पूरा का पूरा जितना भी उसका एरिया है वो सारा क्या कर लिया, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया साउंड को, साउंड चला गया बाहर। समझ में आ रहा है ना? तो विंडो इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्वर, एब्जॉर्ब करने वाला। विंडो इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर व्हेन इट इज ओपन। ठीक है, तो कुछ खिड़कियां खोल के हम लोग इसे कम कर सकते हैं, पहली चीज। नंबर 2 देखो, कुशन सरफेस, ये सरफेस जो दिख रही है इसे कुशन कर दो। देखिए दीवार से जो है, जैसा मैंने बोला आपका, तो दीवार टकरा के आवाज जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पर्दा लगा दूंगा, मोटा सा पर्दा है, तो एक कर्टेन या पर्दा जो होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छत में एक सीलिंग लगा दें, लकड़ी की सीलिंग लगा दें, लकड़ी के बोर्ड लगा दें, नीचे क्या करें, जमीन में फर्श बिछा दें, हम लोग मोटा कालीन बिछा दें, दिस ऑल्सो ऑप्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा, जो दीवारें हमें पेंटिंग्स लगा दें, कैसी पेंटिंग्स, मोटी पेंटिंग्स, तो ये सारी की सारी क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करेंगे। तो जब साउंड का क्या रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा तो अपने आप रिवर्बरेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुशनेबल सरफेसों को हम लोग अलग अलग तरीके से लगाकर, इसमें वॉल पोस्टर आ सकते हैं, पेंटिंग्स आ सकती है, बहुत चीजें आ सकती है, ये सब चीजों को लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्बरेशन टाइम को घटा सकते हैं। नंबर 2, ठीक है, क्या जाएगा, ऑडियंस, ऑडियंस या क्या जाएगा इसका, नंबर ऑफ ऑडियंस, अच्छा है ना, नंबर ऑफ ऑडियंस, सफिशिएंट नंबर, सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब आप लोग जो बैठे हैं दर्शक है, अगर मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो तो यू आर एग्जांपल ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस की संख्या बढ़ेगी तो अपने आप ही रिवर्बरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, अगर यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कम हो जाए तो मेरी आवाज में क्या हो जाएगा, ठहराव बढ़ जाएगा। अभी अगर क्लास फुल हो जाएगा, ठहराव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है? कभी देखना किसी हॉल में, देखना कभी तुमने देखा होगा, कभी पिक्चर वगैरह में दिखाते कोई बड़ा हॉल है और अकेला गा रहा है आदमी, तो देखना आवाज कितनी पुगो होता है वहाँ पे रिवर्बरेशन, उसकी आवाज क्या होती है, ठहराव आता है आवाज में।
कुछ हद तक गूंज भी कहते हैं उसे, हालांकि गूंज कुछ और चीज होती है, वो आगे पढ़ोगे अभी आप लोग। ठीक है जी, क्योंकि ईच व्यक्ति जो एक पर्सन होता है आपका वो 4.7 मीटर स्क्वायर के बराबर एब्जॉर्प्शन करता है। ये भी देखने पूछ सकता है, हालांकि थोड़ा सा मान अलग अलग हो सकता है, कुछ बुक्स में आपका 4.5 से लेके 4.8 तक दिया हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन एक मोटा हिसाब, एक इंसान जो होता है वो लगभग 4.7 मीटर स्क्वायर सरफेस के बराबर एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, तो आ जाओ सीट कवर। आप जितनी भी सीटें आप देखना, अभी आपकी सीटें किसकी बनी है? लकड़ी की। अगर इन सीटों की जगह हम कुशन सीट लगा देंगे आपका, या सीट पे कवर लगा देंगे, पिक्चर हॉल में देखा है कवर लगा रहता है सीटों में, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे? एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। मैंने पहले आपको बताया था जितनी भी आपकी सॉफ्ट सर्फेसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे कुशन लगाकर सीटों पे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो रिवर्बरेशन टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर? 5वां लिखो, क्या है? अवॉइड, क्या जाएगा? राउंडेड रूफ, या सिली। ठीक है, यानी कि रूफ यानी कि छत को क्या है? अवॉइड करना है, गोलाकार छत ना हो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा हिंट किया था आपका, अगर छत देखिए यहाँ पे छत कैसी होगी? सिंपल है, प्लेन है। अगर ये गोल हो जाती तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाता, और रिफ्लेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो रिवर्बरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मोटा हिसाब कोई पूछे तुमसे रिवर्बरेशन का मेन कारण क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ही होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। रिफ्लेक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड रिवर्बरेशन। तो हम लोग राउंडेड छत को अवॉइड करके रिवर्बरेशन को कम कर सकते। देख लीजिए 5 मेन है, बाकी इसमें आप देखिए। ठीक है जी, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ रिवर्बरेशन कि हाउ वी कैन अवॉइड या वी कैन मिनिमाइज द रिवर्बरेशन। देखिए इसमें कोई दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी ये पूछता है भाई हर बार है, तो रिवर्बरेशन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लग रहा है इस बुक में, तो लगभग हर साल पूछेगा आपसे। हटा दो, आगे चलो। अब दूसरी समस्या देखिए, एक और समस्या रिवर्बरेशन से थोड़ी सी छोटी, लेकिन कभी कभी वो समस्या भी आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड इको, गूंज। इको कम होता है वैसे, सबसे मेन है रिवर्बरेशन में होता है आपका, बट इको अगर कहीं है तो समझ लीजिए। ठीक है, इको क्या होगा? क्या होगा? द साउंड हेयर्ड बाई एनीवन, या हेयर्ड बाई क्या जो सुनाई दे रहा है आफ्टर ओरिजिनल साउंड कट ऑफ, या मैं ये बोल सकता हूं कि द साउंड अदर देन ओरिजिनल साउंड इफ वी हर्ड दैट दिस इज कॉल्ड इको। इको कब होता है? जबकि कोई साउंड किसी बड़े ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस हमारे कानों में आता है। थोड़ा डिफरेंस है इको में, ध्यान दीजिएगा। रिवर्बरेशन में तो बना है साउंड अभी, इको में क्या होगा? जैसे मैंने कुछ बोला आपका और मेरी आवाज गूंज के वापस आ रही है मेरे पास। देखा होगा पहाड़ पे आते हो आप लोग, चिल्लाते हो कोई नाम तो बार बार नाम आता है, ठीक है जी। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? अमन का नाम है, अगर पहाड़ पे चलेंगे नहीं तो अमन बोला तो दोबारा आती है आवाज, पिक्चरों में भी देखा होगा, दोबारा अमन अमन। तो कैसे साउंड आ रहा है? ओरिजिनल साउंड खत्म हो चुका है, फिर दोबारा वो साउंड पैदा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इको। सो इको इज द साउंड अदर देन ओरिजिनल साउंड, ठीक है जी, प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय एनी बिग सरफेस, या एनी क्या आएगा? ह्यूज ऑब्स्ट्रैकल, किसी बहुत बड़े ऑब्स्ट्रैकल से साउंड के टकरा कर वापिस आने पर जो सुनाई देता है उसे कहते हैं हम लोग इको या गूंज। और ये इको जो होता है ये ओरिजिनल साउंड से अलग होता है आपका। समझ में आ गया? देखिए करें, इसे लिख लेंगे आप लोग, द साउंड ओरिजिनल देन अदर साउंड, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय ए बिग ऑब्स्ट्रैकल, किसी बड़े ऑब्स्ट्रैकल से या बाधा से टकराकर वापस आने पर साउंड का दोबारा सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड इको। अब समझिएगा साउंड आपको कब तक बना रहता है? साउंड जो होता है, साउंड की स्पीड होती है पहले तो लगभग 340, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड कितनी थी? 332, याद है?
लेकिन हर 1 डिग्री पर बढ़ जा रही थी वो, तो मोटा हिसाब मान लीजिए। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो लगभग हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, होगा क्या? माना कि कोई ऑब्जर्वर है, इसने कुछ बोला, एक बड़ा ऑब्स्टेकल था, उससे टकराकर साउंड वेव इसी को दोबारा सुनाई दी। दिस इज कॉल्ड इको। जो साउंड होता है, जो हमने बोला है, वो साउंड बना रहता है 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक कोई भी साउंड बना रहता है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज 1/10 सेकेंड तक क्या है आपकी बनी हुई है। अब समझिएगा, तो 1/10 तक तो मेरा ही साउंड बना हुआ है, और इको साउंड है अदर देन ओरिजिनल साउंड। तो जब मेरा साउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड इको। तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए होगी, ध्यान दीजिएगा, 1/10 जिस तक मेरा साउंड बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 340/10, या इंटू कर लो 1/10 की बात है ना, समझ में आ रहा है? यानी कि कितनी डिस्टेंस होगी हमें चाहिए होगी, चलिए ज़रा अच्छा और अच्छे समझाता हूँ तुम्हें। ये वेलोसिटी है, ये टाइम टी है, और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम टी। टाइम टी है, सेकंड इंडिया में टाइम टी है, ठीक है। तो यानी कि दिस मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच इको प्रोड्यूस इज इक्वल टू 340 इंटू टाइम 1/, कितना होनी चाहिए डिस्टेंस, 34 मीटर। देखो साहब, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड कट गया तो मीटर, इसे लिखिए, है ना। यानी कि कम से कम जो दूरी है एक सोर्स की और जो दीवार ऑब्स्टेकल है उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल, दूरी भी नहीं बोलूंगा मैं। देखो यहाँ से अगर ये चिल्लाएगा, ऐसे इसने बोला कुछ, यहाँ पे साउंड टकरा के वापस आया, तो यहाँ से वापस आने की टोटल दूरी जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, 34 मीटर। यानी 34 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड टू प्रोड्यूस इको। तो इसका आधा कर लीजिए, अगर एक बार उतना ही जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो अगर ये लगभग 17 मीटर है तो 17 गए और 17 वापस आए, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि इको के लिए सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर या उससे अधिक, तभी इको प्रोड्यूस होगा, इससे कम इको प्रोड्यूस। इसी कारण से जो छोटे रूम्स होते हैं उनमें इको क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अगर ये डिस्टेंस मेरी सामने की है तो 17 मीटर से कम है ये अभी, अगर ज़्यादा होती तो क्या इको प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। इसलिए तुम बड़े पहाड़ पे चिल्लाते हो तो इको हो जाता है वहाँ पे, क्यों, डिस्टेंस ज़्यादा होती है 17 मीटर से। बशर्ते कि रास्ते में क्या होना चाहिए, बड़ा ऑब्स्ट्रक्टर रखा होना चाहिए, बड़ी बाधा होनी चाहिए, जिससे साउंड टकरा कर आप तक वापिस आ सके। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको इज 17 मीटर। ये समझ में आ गया आप लोग के? तो यानी कि जब मैं किसी ऑडिटोरियम की बात करूंगा, किसी हॉल की बात करूंगा, तो इतना बड़ा हॉल ना बना दें, या हॉल में इतना वो ना करें हम लोग कि जो डिस्टेंस टकराने के बाद आए 17 मीटर से कम आनी चाहिए, से ऊपर ना हो जाए। तो इसका सिंपल है, अगर इससे अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हॉल बना दिया, इको भी वहाँ पे आना शुरू, तो इसे भी अवॉइड करना होता है। ठीक है, इसको अवॉइड करने के भी सिंपल सा तरीका है, माना ऐसा करना ही पड़ा, बहुत बड़ा हॉल बनाना पड़ गया, 17 मीटर डिस्टेंस हो गई, तो जिस पे टकरा रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, जिस जगह टकरा रहा है वहां पे क्या लगा दो, बड़ा सा पर्दा लगा दीजिए। फिर से एक बार, हमें साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है, टू क्या है, मिनिमाइज इको। क्या करना है, हमें साउंड को एब्जॉर्ब करवा देना है। तो माना कि उस दीवार से इको होना जा रहा है, मुझे लग रहा है इको हो सकता है, तो वहां पे बड़ा पर्दा लगा दीजिए। जब पर्दा लगेगा तो साउंड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, इको क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा वहां पे। ये क्लियर? सेकंड प्रॉब्लम इको। आगे बढ़ो, बस अब तो मोटा मोटा हो ही गया इसमें। सबसे मेन रिवर्बरेशन, नंबर 2 पे आता है कुछ हद तक इको, कभी कभी पूछ लेता है इको। रिवर्बरेशन तो पूछता है, वो तो आप थोड़े कर लीजिए कि लगभग आता ही आता है क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़े, अब एक आता है लाउडनेस, ये छोटी सी है इसका।
एक और समस्या लाउडनेस की। लाउडनेस का मतलब कितना तेज साउंड हो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब देखिए क्या होगा अगर इस बड़े हॉल में हूँ मैं, देखिए क्या होता है कई बार जब बच्चे ज़्यादा आते हैं, मान लो पूरे बच्चे भरे होते हैं, यहाँ पे करीबन 150 बच्चे बैठ जाएं एक साथ, है ना, तो होता क्या है अगर मैं बिना माइक के बोल रहा हूँ तो हो सकता है आगे वालों को मेरी आवाज़ अच्छी सुनाई दे, पीछे वाले को मेरी आवाज़ क्या है बिल्कुल कम सुनाई दे रही है, तो दिस इज प्रॉब्लम। आवाज़ क्या होनी चाहिए, अगर मैं हॉल की बात कर रहा हूँ, आप किसी हॉल में गए मूवी देखने के लिए, तो हर व्यक्ति को आवाज़ क्या होनी चाहिए, बराबर मात्रा में सुनाई देनी चाहिए। एक तो आवाज़ पर्याप्त होनी चाहिए और एक बराबर मात्रा में सुनाई देनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आगे वाले को आवाज़ तेज सुनाई दे रही है, पीछे वाले को कम, या कुछ उल्टा हो रहा है, तो फिर तो हो गया, फिर तो आदमी कोई बैठेगा ही नहीं। तो साउंड शुड बी यूनिफॉर्म एंड साउंड शुड बी क्या है, इक्वल लाउड, इक्वल होनी चाहिए लाउड। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, स्पीकर लगाते हैं अलग अलग, और एक वो क्या आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ताकि साउंड इक्वल रूप से फैले। इसके लिए आइडियल डिजाइन होना चाहिए। मैं समझाता हूँ अभी आपको, आइडियल डिजाइन होना आता है। एक बड़े जो हॉल होता है उसका आइडियल डिजाइन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज कि जो लेंथ है वह विड्थ से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कमरा लंबा होना चाहिए, चौड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, लंबाई ज्यादा हो। दूसरी चीज, माना कि यहाँ पे वो बैठे हैं, यहाँ पे जो बोलने वाला है सोर्स, यानी कि मुझे फिलहाल सोर्स मान लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सोर्स जो होता है उसके पीछे की दीवार क्या होनी चाहिए, पैराबोलिक शेप में होनी चाहिए। इसकी शेप होगी पैराबोला, पीछे वाली दीवार पैराबोला होनी चाहिए और बाकी की सारी दीवारें क्या होनी चाहिए, प्लेन शेप में होनी चाहिए। ये आइडियल शेप है। एवं जो बोलने वाला है सोर्स है, दैट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। वो कहाँ पे होना चाहिए, बैठा हुआ फोकस पे। आपने अगर पैराबोला परवलय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा परवलय में क्या होता है, दो फोकस होती है। तो ये आधा परवलय है, हाफ तो है पैराबोला। तो आइडियल सिचुएशन मानी आती है जबकि सोर्स के पीछे की दीवार पैराबोलिक हो और सोर्स जो हो वो बैठा हो इसके फोकस पे। तो ये जितना ही बोलेगा, एक तो सिल्वर साउंड भी जाएगा, एक टकरा के समझ जाता है, ये टकराएगा साउंड और सामने जाएगा, और ये ऑडियंस सारी की सारी इधर बैठी है। दिस इज आइडियल सिचुएशन। एक बार देख लीजिए इसे। तो लाउडनेस को सही तरह से मेंटेन करने के लिए ये दो तीन चीजों को फॉलो करना होता है। पहली चीज कि लेंथ शुड बी ग्रेटर देन विड्थ, एंड द सेकंड थिंग इज क्या आएगा, द वॉल बिहाइंड द सोर्स इज पैराबोलिक शेप एंड सोर्स इज प्रेजेंट एट focus of this parabola. So this is the condition for equal and क्या जाएगा आपका adequate loudness. Clear? एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और बोलते हैं, बिल्कुल दीवार से चिपके ना, थोड़ा सा सीट को दीवार से दूर रखना पड़ता है। जैसे कोई बिल्कुल अगर चिपक के बैठेगा तो चिपक के थोड़ा सा साउंड कम हो जाता है। तो लाउडनेस में ध्यान रखिएगा, ये आइडियल शेप हो गई। तो लाउडनेस को ओवरकम करने में शर्त है कि एक तो साइलेंट जोन कहीं ना बने, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खास पॉइंट है जहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है किसी को बैठ के कुछ। एक तो साइलेंट जोन ना बने, और एक क्या हो आपका बहुत तेज साउंड ना सुनाई दे किसी को। क्लियर? एक चीज लास्ट चीज और आती है इसमें, वही साइलेंट जोन जो बोल रहा था उसमें मैं आगे बढ़ाता हूँ अभी। इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ साउंड। हालांकि ये बहुत कम होता है पर फिर भी। आपने सुपरपोजिशन ऑफ लाइट पढ़ा है कहीं? चलो मैं समझाता हूँ। सुपरपोजिशन का मतलब होता है अगर सेम फेज में, देखो ये एक वेव है दूसरी वेव की चल रही है, देखो सेम फेज में, सेम फेज का मतलब उसी की तरह चल रही है बिल्कुल। अगर कोई वेव सेम फेज में मिलेगी तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है परिणामी वेव का, और अगर कोई वेव अपोजिट फेज में मिलेगी, ये ऐसे जा रही है, ये इसके उल्टे आ रही है करके, ये ऐसे है और अपोजिट वेव क्या होगी, ये उल्टा, ठीक इसका उल्टा ये, तो ये क्या करती है, कैंसिल आउट कर देती है। ठीक है? साउंड देखो, एक साउंड जो मैंने बोला और आपकी तरफ गया, एक साउंड टकरा के आपकी तरफ आया, समझना ना। तीसरा साउंड जो है दीवार टकरा के आपके पास आया। तो हम लोग को एक शेप ऐसी कुछ बनानी होगी कि साउंड में ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या सुपरपोजिशन जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए और ना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो दो साउंड मिलकर बहुत तेज साउंड पैदा कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो साउंड ही गायब हो जाएगा आपका। अगर अपोजिट फेज में मिल गए दोनों की दोनों वेव्स तो साउंड ही गायब हो जाएगा उस जगह पे। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वही एब्जॉर्व कर लो साउंड को,
है कि नहीं है। इसका जो मेन वो है कि जो छतें होती है वो राउंडेड नहीं होनी चाहिए। अगर छत ज़्यादा राउंडेड हो रही है तो उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए छतों को राउंडेड नहीं किया जाता है। और दीवारों का साइज इतना रखो कि सुपर पोजिशन ना हो पाए। अगर ये हो गया तो कुछ जगह पे साइलेंस जोन बन जाएंगे, कुछ जगह पे आवाज़ क्या है बहुत तेज आनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा दूँ? तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी जो एकॉस्टिक्स में ध्यान रखी जाती हैं। अब मैं एक बार ओवरऑल इसका सार लेके आ रहा हूँ पूरा का पूरा आपका, ठीक है जी। एकॉस्टिक्स अगर मैं कहूँ कि मुझे एक हॉल में चाहिए कि मैं हॉल में बिल्कुल आवाज़ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आए, या एकॉस्टिक्स को पूरी तरह फॉलो किया जाए, तो किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ क्या आएगा? साउंड शुड बी एडिक्वेट एंड क्या आएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। साउंड क्या होना चाहिए? अगर एक कमरा है जो सही एकॉस्टिक्स को फॉलो करता है तो उसमें जो साउंड है सबको एडिक्वेट या बराबर मात्रा सुनाई देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, और बराबर साउंड सुनाई देना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। रिवर्बरेशन एंड इको शुड बी अवॉइडेड, ये होने ही नहीं चाहिए। अगर रिवर्बरेशन इको होंगे तो फिर एकॉस्टिक ठीक से नहीं हो पाएगा। और क्या आ सकता है इसमें? नो साइलेंट जोन एंड नो क्या आ जाएगा? सुपरपोजिशन, यानी कि कुछ जगह पे ऐसा ना हो कि बहुत आवाज़ तेज हो और बहुत कम। और क्या होना चाहिए आपका? राउंडेड वॉल शुड बी अवॉइडेड। और क्या आ सकता है इसमें? नंबर ऑफ गुड ऑडियंस शुड बी प्रेजेंट, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई बहुत अच्छा पिक्चर हॉल भी है और वहाँ पे अगर बहुत कम ऑडियंस है कभी कभी साउंड में क्या होती है? दिक्कत आ जाती है। तो एकॉस्टिक्स के लिए सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई दिक्कत इसमें? ये टॉपिक क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एकॉस्टिक्स। और इसमें रिवर्बरेशन को ठीक से देख लीजिएगा। चलिए ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।